नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव करना है कि मुझे रूट टू एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस हर साल आते हैं और 100% आते हैं। सीबीएसई हो, एचबीएसई हो, कोई भी हो, 100% आते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं मान लूंगा कि रूट टू एक रैशनल नंबर है। ठीक है, प्रूव करना है तो ऐसे ही होता है कि पहले मुझे रैशनल मानना पड़ेगा, फिर लास्ट में कहना पड़ेगा नहीं ये तो गलत अज्यूम किया था। तो मैंने मान लिया कि रूट टू एक रैशनल नंबर है, तो रूट टू को मैं ए बाई बी की फॉर्म में लिख सकता हूँ। मतलब रैशनल नंबर वो होते हैं जिसे हम ए बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। बस जो नीचे वाला नंबर है वो जीरो नहीं होना चाहिए बस। जहाँ पर ए और बी को प्राइम है, को प्राइम मतलब इनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, जैसे कि 1/2, 3/5 है ना। लेकिन 2/4, जैसे कि 2/4 है तो 2/4 है, जैसे 2/4 है तो इसमें तो कॉमन है ना, टू टू वन जा टू, टू टू जा फोर। अब ये जो ये 1/2 है ना, ये को प्राइम है। ठीक है, ये को प्राइम है। तो ए बाई बी को प्राइम होते हैं, रैशनल नंबर उन्हें कहते हैं जो आपस में कुछ भी कॉमन ना हो। तो बी वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू रूट टू बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्क्वेयर करूंगा बोथ साइड, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू रूट टू का स्क्वेयर करूंगा तो रूट हट जाएगा, खाली टू बचेगा, इसका बी स्क्वेयर हो जाएगा। उसके बाद उसके बाद अगर ए स्क्वेयर इज डिविजिबल बाई टू, ठीक है, देखो ये नंबर है पूरा का पूरा। अगर ऐसा कोई नंबर हो जैसे कि ए है और ये है 24, ठीक है, मतलब ए 24 है, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 2 × 12। अब मैं ये तो कहूँगा कि जो ए है वो टू से डिविजिबल है, वो यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी है। अब चाहे यहाँ पर कुछ भी हो, यहाँ पर मैंने मान लिया एक्स है, तो अब भी तो ए टू से डिविजिबल है ना। तो ऐसे ही ए स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय टू, तो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय टू। तो पहला स्टेप ये था, दूसरा स्टेप ये है, तीसरा ये है और चौथा स्टेप ये है। बस ये चीज़, ये लाइन लिखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन लिखनी है। ठीक है, उसके बाद मैंने मान लिया कि बी की जगह मैंने सी लिख दिया। अब भी तो ए टू से डिविजिबल है फॉर एनी अदर इंटीजर। ठीक है, तो अब दोबारा से स्क्वेयर कर दिया। ठीक है, और ए स्क्वेयर की क्या वैल्यू थी यहाँ पर, 2b² थी, तो मैंने ए स्क्वेयर की जगह मैंने 2b² लिख दिया। 4c² एज इट इज है। ठीक है, 4c² एज इट इज है। और उसके बाद 2 यहाँ डिवाइड में चला गया, 2 2 जा 4, तो b² क्या आ गया, b² इज इक्वल टू 2c²। ठीक है, तो यहाँ पर b² इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, तो b इज ऑल्सो b, अगर b² 2 से डिवाइड है तो b भी 2 से डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली। और यहाँ पर हमने कहा था कि ए और बी को प्राइम है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपका ए भी 2 से डिवाइड हो रहा है, बी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ए और बी को प्राइम नहीं है। तो रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब ये सिंगल नंबर प्रूव करने के लिए देते हैं उसके स्टेप तो ज़्यादा है, लेकिन जब ऐसे नंबर आ जाए ना, उन्हें प्रूव करना आसान है। जैसे कि मुझे प्रूव करना है कि 3√2 एक इरेशनल नंबर है, तो मैं इसे भी रैशनल अज्यूम कर लूँगा। तो अगर रैशनल है तो इसे ए बाई बी की फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहाँ पर ए और बी को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इस साइड ना मुझे सिर्फ रूट वाली वैल्यू चाहिए, बाकी सारी की सारी चीज़ें उस साइड ले जाऊंगा। जैसे रूट 2 यहाँ पर रहेगा और 3 नीचे चला जाएगा, या मल्टीप्लाई में तो यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो रूट 2 इज इरेशनल, रूट 2 तो इरेशनल है क्योंकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकता, लेकिन ये ए बाई बी की फॉर्म में ये रैशनल है, और इरेशनल और रैशनल कैन नॉट बी इक्वल, देयरफॉर 3√2 इज इरेशनल। बस स्टेप याद कर लो, 4 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर का, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, स्टेप याद कर लो, बहुत अच्छे से हो जाएगा। जैसे कि ये था 3 - 2√5, वही वाली चीज़ है। मुझे रैशनल मान लिया, पहले मैंने रैशनल मान लिया। ठीक है, उसके बाद ए बाई बी की फॉर्म में लिख दूंगा, बाकी सारी की सारी चीज़ें यहाँ ले जाऊंगा, सिर्फ √5 को छोड़कर। ठीक है, तो 3 था, वहाँ जाकर -3 हो गया, ये -2 नीचे जाकर -2 हो गया। ठीक है, खाली √5 बचा। अब √5 इज इरेशनल, और ये ए बाई बी की फॉर्म में है, ये रैशनल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रैशनल और इरेशनल कैन नॉट बी इक्वल, देयरफॉर ये नंबर इज
इरेशनल। यही है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना, और थोड़ा दिमाग खराब होता है इन क्वेश्चंस को करके, लेकिन स्टेप याद कर लो और क्वेश्चन एग्जाम में हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, ऐसी इक्वेशन होती है, ठीक है। इसमें जो x है ये तो वेरिएबल होता है, x की जगह y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, और जो ए बी सी है, ए बी सी होते हैं कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर, ठीक है। जैसे कि इसमें है 6x² माइनस 7x माइनस 3, तो इसमें a क्या है मेरा 6, ठीक है, और b है मेरा -7 और c है मेरा -3, ठीक है। तो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, रूट्स किसे कहते हैं, रूट होता है x की वो वैल्यू जो इस पूरे एक्सप्रेशन को जीरो बना दे, ठीक है। जैसे 5x प्लस 5 है, तो x की वैल्यू अगर मैं -1 रख दूं, x की वैल्यू मैंने -1 रख दी, 5 1 = 5, माइनस का 5 हो जाएगा, प्लस 5 से 5 कट जाएगा, 0 आ जाएगा। तो x की वो वैल्यू जो इस पूरे एक्सप्रेशन को जीरो बना दी उसे रूट्स कहते हैं। अब जैसे ये है, तो इसमें x की वो वैल्यू जो इस पूरे एक्सप्रेशन को जीरो बना दे। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछा है उसमें, मतलब पहले तो रूट्स निकालने हैं, हालांकि रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसका फॉर्मूला होता है c/a। c क्या है, -3 है ना, -3 और a है मेरा 6, 3 1 = 3, 3 2 = 6, तो आंसर आ जाएगा -1/2। और एक होता है सम ऑफ रूट्स, ये होता है -b/a। b क्या है मेरा -7 है, तो ये माइनस अलग है और b का -7 अलग है, और a है मेरा 6, तो माइनस माइनस प्लस 7/6, ये आंसर हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a, सम ऑफ रूट्स -b/a। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज हो या फिर रूट्स हो, एक ही बात है, ठीक है। तो एक इक्वेशन याद रखनी है आपको, x² माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ये आपको एक फॉर्मूला समझ लो, ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। जैसे कि इसमें दे रखा है आपको पहले सम एंड प्रोडक्ट, तो -3 तो सम है और प्रोडक्ट क्या है 2 है, तो सम की जगह -3 रख दूंगा और प्रोडक्ट की जगह 2 रख दूंगा, तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी x² माइनस माइनस प्लस 3x, ये x भी तो है, और प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। उसके बाद फाइंड द सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब आपको सम ऑफ जीरोस निकालना है। मैंने बताया था ना, सम ऑफ जीरोस या फिर सम ऑफ रूट्स, इसका फॉर्मूला क्या था, -b/a, है ना। तो इसमें -b क्या है, इसमें माइनस का 2 है, तो इसमें b की जगह मैं रख दूंगा माइनस, तो है इसका, तो -2 आ जाएगा। और a की वैल्यू क्या है, x² के साथ कुछ भी नहीं है, तो x इसके साथ 1 होता है, तो a की जगह मैंने 1 रख दिया, तो माइनस माइनस प्लस 2, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सम ऑफ जीरोस या फिर सम ऑफ रूट्स निकालने का फॉर्मूला है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने का फॉर्मूला है c/a। Find the quadratic polynomial with numbers 1/4 and -1 as the sum and product of zeros। ये सम है और ये प्रोडक्ट है, कुछ नहीं करना, ये वाली इक्वेशन होगी, ये वाला फॉर्मूला होगा। सम क्या है मेरा,
पहले सम है तो पहला वाला नंबर सम का है, दूसरे में प्रोडक्ट है तो दूसरा वाला नंबर प्रोडक्ट का है। तो सम की जगह रख दूंगा मैं 1/4 और प्रोडक्ट की जगह -1। तो इसकी जगह मैं रख दूंगा 1/4 और इसकी जगह रख दूंगा -1। तो क्या आ जाएगा मेरा x² माइनस 1/4x प्लस माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू 0। या तो ये आंसर होगा या फिर 4 को इससे मल्टीप्लाई करना, 4 को इससे मल्टीप्लाई करना, 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 4 वहाँ जाकर 0 हो जाएगा, या ये होगा। ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी आंसर हो सकते हैं, दोनों ही सही है। ठीक है, उसके बाद फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर। देखो अब की बात तुम्हें रूट्स दे रखे हैं, जीरोस दे रखे हैं, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले तो मेरे पास तो ये इक्वेशन है ना, तो इसमें तो सम आता है, इसमें प्रोडक्ट आता है, लेकिन मुझे तो सिर्फ और सिर्फ रूट्स दे रखे हैं। तो पहले मैं इनका सम निकालूंगा, फिर प्रोडक्ट निकालूंगा और फिर इसमें रखूंगा। ठीक है, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा मेरा, -3 और 5 है ना, तो -3 प्लस 5 तो आ जाएगा मेरा 5 में से 3 गया 2, साइन आएगा बड़े वाले का तो +2 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई में 5, 5 3 से 15 माइनस का 15 आ जाएगा। ठीक है, अब जो इस सम है इसको यहाँ रख दो और जो प्रोडक्ट है माइनस का 15 इसे यहाँ रख दो, तो क्या हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस माइनस -15 इज इक्वल टू 0। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये इक्वेशन दे रखी है, इनका सॉल्यूशन बताना है। इसके लिए आपको ना ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे कि दो इक्वेशन दे रखी हैं, इसमें ये तो आपको पता है डिजिट्स होते हैं, तो ये a1 b1 c1 a2 b2 c2। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हुआ, तो इसका मतलब लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है, आपस में एक दूसरे को काट रही है। तो इसमें एक यहाँ पर जहाँ काट रही है तो वहाँ पर एक सॉल्यूशन बनेगा, एक यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, और इसे कहेंगे कंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन बनेगा तो कंसिस्टेंट। ठीक है, ये याद रखना है। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, तो लाइन पैरेलल होगी। ठीक है, और अगर a1 अपॉन a2 ये भी इक्वल है b1 अपॉन b2 और इक्वल है c1 अपॉन c2, तो इसका मतलब है लाइन के ऊपर लाइन है, को इंसिडेंट लाइन है। ठीक है, अगर लाइन के ऊपर लाइन है तो देखो यहाँ पर भी कोई नंबर होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो इसके मैनी सॉल्यूशंस बनेंगे। तो इसमें सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्यूशन है, तो ये कंसिस्टेंट है। पैरेलल लाइन में कहीं भी लाइन टच नहीं कर रही, तो मैं बता नहीं सकता कहाँ टच कर रही है, कोई सॉल्यूशन ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन आएगा और इनकंसिस्टेंट होगा। ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। तो मेरा जो 14th क्वेश्चन था इसमें ये था, तो इसमें मेरा a हो जाएगा 1, b हो जाएगा -2 और c हो जाएगा 5। a2 हो जाएगा 3, b2 ये हो जाएगा, c2 हो जाएगा 10। ठीक है, माइनस का साइन ज़रूर ध्यान रखना है। उसके बाद a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। देखो ये दोनों तो इक्वल हैं, लेकिन ये इक्वल नहीं है ना। अब इसमें कौन सा रूल लग रहा था, ये दोनों तो इक्वल हैं, ये इक्वल नहीं है तो पैरेलल लाइन। तो आंसर में लिख रहा होगा या तो पैरेलल लाइन, ऑप्शन वाला क्वेश्चन ज़्यादा आता है ऐसा, पैरेलल लाइन या फिर नो सॉल्यूशन या इनकंसिस्टेंट, तीनों ही राइट आंसर होंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। उसके बाद द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस, सेम वही चीज़ है। सबसे पहले मुझे इक्वेशन यहाँ पर 10 है तो इसे इधर ले आऊँगा, यहाँ पर 1 है तो इसे लेफ्ट साइड ले आऊँगा, यहाँ पर 0 ही होना चाहिए। जब हम कंपेयर करते हैं ना तो यहाँ पर 0 होना चाहिए। उसके बाद a है मेरा 3, b है 4 और c है -10। a कुछ नहीं है तो 1 है, b कुछ नहीं है तो यहाँ माइनस का साइन है ना, तो माइनस का 1 है, और c भी माइनस का 1 है। अब इन्हें इक्वल करूँगा, लेकिन इसमें से तो कुछ भी इक्वल नहीं आ रहा, 3 4 -10। तो अगर कुछ भी इक्वल नहीं है तो कौन सा वाला है, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन, यूनिक सॉल्यूशन बनेगा और कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन
यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट, कुछ भी आंसर हो सकता है। उसके बाद 16th क्वेश्चन है कि द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम द इक्वेशन, ये और ये दो इक्वेशन दे रखी है और तुम्हें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब x माइनस 3 ये है और ये है, तो सबसे पहले जो डिनोमिनेटर होता है ना उसे ख़त्म करते हैं। इसका एलसीएम आ जाएगा 6, 3 2 द 6, 2 पे जा रहा है तो 2 को x से करूँगा तो 2x, 2 3 द 6, 3 पे जा रहा है, 3 को y से करूँगा 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, 2x प्लस 3y और 6 वहाँ जाकर 6 6 36 हो जाएगा। अब दो इक्वेशन बन गई, ये और ये। अब देखो, अब मुझे ऐड करना है, मतलब एक मुझे काटना पड़ेगा तभी तो दूसरे की वैल्यू आएगी। मैं एलिमिनेशन मेथड से करूँगा इसे, सब्स्टिट्यूशन से थोड़ा सा लेंथी पड़ जाता है। एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो या तो x को सेम कर लूँगा मैं या फिर y को सेम कर लूँगा। y के साथ मुझे यहाँ 3 चाहिए और x के साथ मुझे यहाँ 2 चाहिए। ठीक है, या तो 2 बना लो यहाँ पर या 3 बना लो। तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2x 2y 2 3 6, तो आ जाएगा यहाँ पर 2। तो जब मैं ऐड करूँगा तो कट जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, तो 2 को x से करा तो 2x, 2 को y से करा तो 2y और 2 3 6। अब एक इक्वेशन ये हो गई और एक इक्वेशन वो थी, इन दोनों को ऐड कर लिया। जब ऐड करा तो ये दोनों तो सेम थे, अगर मैं ऐड करूँगा तो 2 + 2 4 हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमें साइन चेंज करने होते हैं। तो ये प्लस है तो ये माइनस, अगर इसका चेंज होगा तो सबका चेंज होगा। ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, और अगर यहाँ माइनस होता तो ये प्लस हो जाता। ठीक है, साइन चेंज होते हैं। तो ये दोनों तो कट गए, तो माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 5 आ गया, y का y आ गया। माइनस 36 से 6 को अगर मैं माइनस करूँगा तो माइनस का 30, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 5 जो है मल्टीप्लाई में आता है, यहाँ जाकर डिवाइड, 5 6 30, तो y की वैल्यू आ गई मेरी 6। अब y की वैल्यू मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर दी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, y की वैल्यू 6 थी, यहाँ पर माइनस है तो वहाँ जाकर प्लस, 6 + 3 9, तो देयरफॉर x जो है 9 है और y जो है 6 है। उसके बाद इफ द इक्वेशन ax + by + c इज इक्वल टू 0 और ये 0 और ये दे रखा है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। बताओ इस सिचुएशन में लाइन पैरेलल होगी, कोइंसिडेंट होगी, इंटरसेक्टिंग होगी या फिर नहीं। और मैंने आपको बताया था, देखो अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, मतलब आपस में काटेंगी लाइनें। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल ये है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये पैराबोला, स्ट्रेट लाइन या फिर सर्कल। देखो लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, लीनियर पॉलिनोमियल स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ये याद रख लेना। उसके बाद 19, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a एंड a हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब देखो इसमें यूनिक सॉल्यूशन वाला आ गया। यूनिक सॉल्यूशन किसमें बनता था, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 था, है ना, तब यूनिक सॉल्यूशन बनता था। तो सबसे पहले तो ए बी सी निकालना है मुझे दोनों का। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, a1 1 है, a2 3 है, इज नॉट इक्वल टू, इसमें पुट करना है, b1 क्या है 1 है और b2 क्या है k है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। k को 1 से करूँगा तो k आ जाएगा, 3 को 1 से करूँगा तो 3। तो k की वैल्यू 3 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो हमारी लाइन, हमारा जो है यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर 3 के इक्वल हुआ तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा। उसके बाद 20, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a एंड a हैज नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन किस में आया था, देखो नो सॉल्यूशन किस में आया था, पैरेलल लाइन में। जब ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे तो पैरेलल लाइन बन जाएगी। अब इसमें क्या है, इसमें है a है मेरा 1 और b है -k और c है 4 और a2 है
2, B2 है -6 और C2 है -5। अब फॉर्मूला क्या था, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। 1/2 हो जाएगा इक्वल टू -k/-6 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 6 वहाँ चला जाएगा, 6/2 इज इक्वल टू k, तो 2 1 से 2, 2 3 से 6, तो k की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा।